मेरा शौहर बहुत ही खूबसूरत दिल का मालिक था। इसने शादी के बाद कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी। हमारा घर छोटा सा था मगर बहुत अच्छा और साफ था। मेरे शौहर हर माह सब्जियों और फलों का एक ढेर घर में लेकर आते थे, जिसकी वजह से कभी मुझे खाने पीने में कमी महसूस नहीं होती थी। मगर सुना है कि अच्छे वक्त और मुस्कुराहटों की ज़िंदगी बहुत छोटी होती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरी शादी के 6 साल बाद मेरे शौहर का ना जाने किस परेशानी की वजह से हर वक्त बीपी हाई रहने लगा था। मैंने वजह जानने की कोशिश की मगर वो हर बार टाल देते थे। हालांकि मैं लापरवाह लड़कियों की तरह सिर्फ अपनी खुशी और आराम देखने वाली लड़की बिल्कुल ना थी। मैं अपने शौहर के आराम और सुकून का बहुत ख्याल रखती थी। इसके बावजूद मेरे शौहर ने कभी मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई बात नहीं बताई थी, क्योंकि मुझे में एक बहुत बड़ी खामी थी जो मेरे शौहर को पसंद थी। दरअसल मुझे अपनी बड़ी भाभी को हर बात बताने की आदत थी और मैं अपने घर की हर बात कॉल करके बड़ी भाभी को बताती। हालांकि वो सब बातें बेजर सी होती थी, मगर मेरे शौहर को ये बात बहुत नापसंद थी। वो कुछ अर्से तो मुझे टोकते रहे, मगर जब असर होता ना दिखा तो वो अपनी हर बात मुझसे छुपाने लगे थे। मुसलसल थकान और पेशानी का शिकार रहकर एक रोज़ मेरे शौहर का ब्लड प्रेशर इतना हाई हुआ कि इसने सीधा दिल पर अटैक किया और मेरे शौहर की वफात हो गई। इस रोज़ तो मुझ पर क़यामत टूट पड़ी थी। मैं जवान और बेहद खूबसूरत लड़की थी। मेरे माँ बाप हयात ना थे तो बड़े भाई थे जो अपने अपने घरों में खुश रह रहे थे। मैंने शादी के बाद भाइयों का घर में एक रात के लिए भी कभी क़याम नहीं किया था। मैं दिन में मिलने जाती और वापस लौट आती थी। मैं इन पर कभी बोझ नहीं बनना चाहती थी, मगर शौहर की अचानक वफात के बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। मेरी औलाद भी नहीं थी। भाइयों ने मेरे शौहर की तदफीन की और फिर वापसी के लिए तैयारी बांध ली। मैं अकेलेपन का सोच कर ही घबरा उठी थी। मेरी खूबसूरती की वजह से मुझे अक्सर खुद को बहुत बचा बचा कर रखना पड़ता था और फिर अब तो मैं लावारिस हो गई थी। मैंने घबरा कर भाइयों के साथ जाने की बात की तो वो दोनों उल्टा मुझे समझाने लगे और बोले कि अगर तुम हमारे साथ आ जाओगी तो शौहर से मिला ये घर तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। मेरे भाइयों को खौफ था कि मेरे शौहर के खानदान के लोग मुझसे ये घर और सामान छीन लेंगे। मुझे सिर्फ इज्जत के लिए छत चाहिए थी, जबकि मेरे भाई मेरे लिए लालच में आ गए थे। वो मुझे समझाने लगे कि कुछ अरसा इस घर में रहकर अपने कदम मजबूत करो और फिर चाहिए घर बेच कर हमारे पास आ जाना। मैं भाइयों की बात पर खामोश हो गई। वो दोनों मुझे समझा कर अपनी बीवी बच्चों समेत वापस लौट गए और मैं घर में अकेली रह गई थी। कुछ ऐसे घर में जान पहचान के लोगों का आना जाना लगा रहता था। फिर कुछ दिन बाद इन लोगों ने भी आना बंद कर दिया था। मैं घर में अकेली रह गई थी। घर में खाने पीने और ज़रूरत का दूसरा सामान मौजूद था। मुझे इसकी फिक्र ना थी, मगर आखिर सामान भी कब तक मौजूद रहता। मैं भूखी तो नहीं रह सकती थी। अपना पेट पालने के लिए इद्दत पूरी होते ही घर से बाहर कदम रखा तो चंद दिनों में ही मेरा दिमाग ठिकाने लग गया। दुनिया में जहाँ अच्छे लोग थे वहाँ ऐसे मर्द भी मिले जो मुझे बेवा जानकर मुझसे गलत ताल्लुक कायम करने की दावत देने लगे थे। मैं खुद भी इतनी तंग आ गई कि दिल चाहा कि अपना ये हसीन चेहरा तेजाब से जला दूं, ताकि कम से कम जिंदगी में कुछ सुकून मिल सके। मगर ऐसा करने के लिए जो हिम्मत चाहिए थी वो मुझ में बिल्कुल ना थी। इद्दत के दौरान ही घर का राशन खत्म होने लगा था। मेरे पास कुछ पैसे मौजूद थे, मगर बाजार जाकर खरीदारी करने का मसला दरपेश था। मैं कभी बाजार नहीं जाती थी, इसलिए मुझे इन चीज़ों का कुछ समझ ना थी। मैंने भाइयों को कॉल करके अपना मसला बताया तो भाई मुझे ये समझाने लगे कि मैं अब हर काम खुद किया करूं और खुद में एतबार पैदा करके घर से बाहर निकली। मैं अपने भाइयों के यूं समझाने पर मायूस हो गई थी और पहली बार ऐसे लगा जैसे मैं बिल्कुल अकेली हो गई। भाइयों का वजूद भी मेरे लिए बेफायदा था और मेरा कोई काम करने को तैयार ना था और मैं बाहर के हालात और लोगों से घबरा रही थी। मैं इन लड़कियों में से बिल्कुल ना थी जो गैर मर्दों से तारीफ वसूल करके खुशी महसूस करती थी। अभी मैं ऐसी परेशानी में मुबतला थी कि एक रोज़ घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजे पर जाकर पूछा तो कोई मर्द आया हुआ था। इसने अपना तारफ हाजी इमाम बख्श के नाम से दिया तो मैं फौरी पहचान गई। हाजी साहब मेरे शौहर के रिश्ते में चचा लगते थे, मगर मेरे शौहर इनसे ज़्यादा मिलना पसंद न करते थे। मगर मैं आज अकेली घर में थी। मैं मरवत में इनको दरवाजे से वापस नहीं भेज पा रही थी। मजबूरन मैंने दरवाज़ा खोल दिया और हाजी साहब को अंदर बिठा कर चाय बना कर पेश की।
हाजी साहब ने मुझसे हाल हवाल लेने के दौरान पूरे घर में नजर घुमाते हुए जायजा लिया और फिर उठकर बेतकल्फी से किचन की तरफ बढ़ गए। मैं इनकी इस हरकत बेयकीनी से पहलू बदल कर रह गई थी। मुझे इनका मेरे घर आकर बेतकल्फी से घूमना फिरना नागवारा गुजर रहा था, मगर मेरी मरवत आड़े आ रही थी, इसलिए मैं इनको रोक नहीं पाई थी। हाजी साहब ने किचन का जायजा लेकर बाहर आते हुए मुझसे कहा, किचन में राशन बिल्कुल खत्म है, कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ये सामान ला कर देने वाला कोई नहीं है। मैंने शर्मिंदगी से नजर चुराकर बहाना बनाया कि राशन आज ही खत्म हुआ है और मैं अगले रोज सामान लेने बाजार जाने ही वाली थी। मेरी बात पर हाजी साहब मुस्कुराए और बोले कि फिक्र मत करो, तुम मेरे भतीजे की बेवा हो और इस रिश्ते से मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि फिर वो मुझसे इंतजार करने का भूल कर घर से चले गए। मैं उलझी हुई सी दरवाज़ा बंद करके मगरिब की नमाज पढ़ने चली गई। मैं नमाज पढ़कर फारिग हुई थी कि दरवाजे पर फिर से दस्तक होने लगी। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला, मगर यह देखकर हैरत से मेरी आंखें फटने वाली हो गईं, क्योंकि सामने हाजी साहब खड़े थे और अक्सर राशन और ज़रूरत के सामान से भरा हुआ था। हाजी साहब ने वो पूरा सामान मेरे घर में लाकर रख दिया और मुझसे कहने लगे कि आज से वो मेरी सारी जिम्मेदारी खुद उठाएंगे। मैं इनकी शुक्रगुजार थी कि मेरे भाइयों ने भी मेरे साथ ऐसा हुस्न सलूक नहीं रखा था जैसे वो मेरी जिम्मेदारी उठा रहे थे। मेरी जिद के बावजूद हाजी साहब ने मुझसे इस सामान का 1 रुपया भी नहीं लिया था और सामान भी मेरी ज़रूरत से कहीं भरकर था, मगर इनकी बातें मुझे बहुत अजीब लग रही थी। वो बार बार मुझे समझा रहे थे कि अब तुम्हारा दुनिया में कोई अपना और पुरखुलूस रिश्ता नहीं है। तुम जवान हो, दुनिया तुम्हारे इस्तेमाल करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देगी, इसलिए बेहतर है कि अब तुम मुझे अपना समझो और अपनी हर परेशानी मुझसे कह दिया करो। मैं तुम्हें कभी मायूस नहीं करूँगा। इस किस्म की बातें सुनकर मुझे अजीब लग रहा था, मगर मैं मजबूरन खामोश रही। मैंने जल्दी जल्दी में अच्छा सा खाना बनाया और हाजी साहब को खाना पेश किया, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो जल्द खाना खा कर यहाँ से चले जाएं। रात हो रही थी और मैं यही सोचकर घबरा रही थी कि अगर हाजी साहब रात हो जाने पर रुक गए तो मैं क्या करूँगी। मैं एक बेवा औरत थी। एक गैर और नामहरम मर्द का मेरे घर में मौजूद होना मोहल्ले वालों के सामने मेरा किरदार मशकूक बना सकता था। मैंने खाना लगाया तो हाजी साहब खाना खाने के दौरान भी वैसे ही बातें दोहराते रहे और फिर खाना खाने के बाद उठ खड़े हुए। जाने से पहले भी मुझे बार बार हिदायत दी और अपना फ़ोन नंबर मुझे देकर चले गए। मैंने शुक्र का सांस लिया। अब मेरा किचन फिर से भर चुका था। मेरे दिल में हाजी साहब के लिए कदर बढ़ गई थी। पूरा महीना मेरा पुरसुकून से गुजरा था। मुझे घर से बाहर जाने की जरूरत पेश महसूस ना हुई थी। भाइयों ने कॉल करके झूठे मुंह पूछा। मैंने हाजी साहब की मेहरबानी बता दी थी। मुझे लगा कि मेरे भाई शर्मिंदा होंगे और आइंदा के लिए मेरी हर जरूरत खुद पूरी करेंगे, मगर इस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल आए जब वो मेरी बात सुनकर खुश हो गए और बोले कि हाजी साहब का नंबर महफूज रखना और वो आए तो इनकी खूब इज्जत करना। ऐसे इंसान की कदर करनी चाहिए। मैं अपने भाइयों की बात पर मायूस हो गया। मुझे अपने हाथों से एक अनजान मर्द के हवाले कर रहे थे। मेरे भाई थे। तो जब तक मैं कुंवारी थी या जब तक शादी के बाद मेरा शौहर जिंदा था, मेरा वही भाई मुझ पर जान छिड़कते थे, मगर अब न जाने क्यों वो बदल गए थे। खैर, मैं रो धोकर चुप हो गई। अपने वक्त पर हाजी साहब वैसे ही सामान से लदे मेरे घर के दरवाजे पे आन खड़े हुए। मैं ये सब देखकर बेसाख्ता शर्मिंदा हो गई। अभी मेरे घर पहले वाला सामान भी मौजूद था। मैंने सुना था कि दुनिया में अगर आजकल हर भलाई की एक कीमत होती। मैं भी ये सोचकर परेशान हो रही थी, हाजी साहब मेरे साथ ये मेहरबानी क्यों कर रहे हैं। हाजी साहब ने वैसे ही मेरे इनकार करने के बावजूद सारा सामान घर में ला कर रखा और खुद भी इत्मीनान से बैठ गए। मैंने सामान समेट कर खाना बनाया और चाय वगैरह बनाकर हाजी साहब को पेश की। इस रोज़ भी वो मेरे साथ रात देर तक बैठकर बातें करते रहे और फिर खाना खाकर वापस लौट गए। फिर यह मामूल चल निकला था। हाजी साहब हर माह राशन लेकर मेरे घर आते और कितनी ही देर बैठकर बातें करते रहते। शुरू में हाजी साहब की बातें अपनाहियत भरी होती थी, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी बातें मेरे गिर्द घूमने लगी। वो मेरे सलीका और मेरे हाथ के जायके की तारीफ करते रहते। मैं इन बातों से परेशान होती थी, मगर मेरी मजबूरी थी और मुझे ये एहसास सताता था कि मैं इन पर बोझ बनी हुई हूँ। मुझे कुछ ही अरसे में ये फिक्र होने लगी
کہ میں کیسے ساری عمر حاجی صاحب کے سر پر سوار رہ کر گزار دوں گی۔ پھر ایک روز مجھ پر حاجی صاحب کا ایک ایسا روپ آشکار ہوا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس روز تو میرے جسم سے جان نکل گئی تھی اور مجھے شدت سے احساس ہوا کہ عورت اگر اکیلی ہو تو اس کا ہوشیار ہونا بہت ضروری ہے، اور مجھ جیسی سادہ اور ڈرپوک لڑکی کا اس دنیا میں گزارا بہت مشکل تھا۔ وہ ایک معمول کا دن تھا۔ مہینے کا آغاز ہوا تو حاجی صاحب وقت پر راشن لے کر پہنچ گئے تھے۔ میں نے حسب معمول گھر میں پہلے سامان کو سمیٹتے ہوئے ایک بڑے شاپر میں ہاتھ مارا تو میرے ہاتھ میں ایک مضبوط رسی آ گئی۔ میں نے حیرت سے اس شاپر میں جھانکا تو میری نظر جس پر پڑی وہ میرے ہوش اڑا گئی۔ میرے لبوں سے بے ساختہ استغفر اللہ نکلا تھا۔ میرا جسم کانپ اٹھا تھا۔ میں نے وہ شاپر پڑے دھکیل دیا تھا۔ میری حرکت پر حاجی صاحب چونک گئے تھے۔ انہوں نے انجان پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ شاپر اٹھا کر دیکھا اور مجھ سے معذرت کرنے لگے۔ وہ میرے سامنے شاپر اٹھا کر گرہ لگاتے ہوئے بولے کہ یہ میری ضرورت کا سامان ہے، دکاندار نے غلطی سے تمہارے سامان کے ساتھ رکھ دیا ہوگا۔ حاجی صاحب کی وضاحت پر میری چھوٹی حس مجھے خبردار کرنے لگی تھی۔ میں خوفزدہ سی کھانا بنانے کے بہانے کچن میں بند ہو گئی۔ مجھے حاجی صاحب کی نیت پر اب شک ہونے لگا تھا۔ حاجی صاحب ٹانگ بٹانگ چرائے اکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں پچھلے کچھ ماہ سے لگاتار حاجی صاحب سے راشن پانی لے کر ان کی مقروض ہو چکی تھی۔ مجھے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ میں نے کھانا برتن میں ڈال کر حاجی صاحب کے سامنے رکھا اور خود نماز پڑھنے چلی گئی۔ حاجی صاحب کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھی اور میں کمرے میں بند ہو کر بیٹھی رہی۔ حاجی صاحب کھانا کھا کر چلے گئے تو گھر کا دروازہ اچھے سے بند کر کے میں کتنی دیر روتی رہی تھی۔ میں نے پریشانی سے اپنی بڑی بھابھی کو کال کر کے سب بتا دیا تھا۔ میں بری طرح رو رہی تھی۔ بڑی بھابھی نے بھی مجھ سے یہی کہا کہ مجھے پہلی بار ہی حاجی صاحب کے راشن اور ضروریات کے سامان پر یہی بولنا چاہیے تھا۔ میرے بھائی سلامت ہیں، وہ سب کر لیں گے۔ بھابھی کی اس بات پر میں نے دھکے لہجے میں بھائیوں کا رویہ بھابھی کے سامنے کھول کر رکھ دیا، جس پر بڑی بھابھی ایک پل کے لیے بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ میری بھابھی میرے بھائیوں کی اس حرکت سے بالکل انجان تھی یا پھر وہ انجان بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ بڑی بھابھی کو اپنے شوہر کی اس لاپرواہی پر افسوس ہوا تھا۔ وہ مجھ سے بولی کہ تم فکر مت کرو، میں تمہارے بھائیوں سے کہتی ہوں مہینے میں وہ 3 سے 4 بار ضرور چکر لگایا کریں گے تاکہ اس حاجی صاحب سے تمہاری جان چھوٹ جائے۔ میری تنہائی اور گھبراہٹ پر بڑی بھابھی نے مجھے دلاسا دیا کہ اگر ممکن ہوا تو جلدی وہ مجھے اپنے پاس بلا لیں گے۔ بھابھی مجھے بتا رہی تھی کہ میرے بھائیوں کا کام آج کل بہت بڑھ چکا ہے۔ میرے بھائی گھروں کو پینٹ کرنے کا کام کرتے تھے۔ مہنگائی کی وجہ سے اب وہ زیادہ سے زیادہ کام کرتے تھے اور اکثر جگہوں پر رات دیر تک کام کر کے جلدی سے جلدی کام ختم کرتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ رات کو دیر سے گھر آتے تھے۔ بھابھی نے پھر بھی یقین دلایا کہ وہ جلد چکر لگائیں گی۔ میں ان کے سامنے تو خاموش ہو گئی، مگر مجھے بڑی بھابھی پر اب یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگا وہ پہلے مجھے بھلا رہی ہیں۔ مجھے میرے حالات نے لوگوں سے متنفر کر دیا تھا۔ میرا دل اپنے بھائیوں سے بھی برا ہونے لگا تھا۔ میری راتوں کا سکون برباد ہو گیا۔ اتنا خوفزدہ تو میں اپنے شوہر کی موت پر بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں اگلے ماہ سے پہلے اس گھر سے چلی جانا چاہتی تھی، اور مجھے اب یہ خوف بھی ستانے لگا تھا کہ کہیں حاجی صاحب کسی روز مہینے سے پہلے نہ آ جائیں۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ حاجی صاحب کی رہائش کہاں ہے۔ نہ جانے وہ میرے گھر کے قریب رہتے تھے یا کسی دوسرے شہر سے مجھے ملنے آتے تھے۔ میرا خوف چند دنوں میں ہی بہت بڑھ گیا تھا۔ آج کل سردی بہت تھی۔ سر شام لوگ اپنے گھروں میں بند ہو گئے تھے۔ میں نے کھانا کھا کر عشاء کی نماز پڑھی اور کچن کا سامان سمیٹنے لگی۔ اس وقت دروازے پر اچانک دستک ہونے لگی۔ میں رات کے وقت دروازے پر اچانک ہونے والی دستک پر پہلے تو ڈر گئی تھی۔ اس وقت نہ جانے کون آیا ہے، مگر پھر مجھے اپنے بھائیوں کا خیال آیا کہ یقیناً وہ مجھ سے ملنے آئے ہوں گے۔ میں نے جلدی سے جا کر دروازہ کھول دیا، مگر اپنے سامنے حاجی صاحب کو دیکھ کر میرے احسان خطا ہو گئے تھے۔ حاجی صاحب میرے یوں دروازے کھولنے پر مسکرانے لگے اور بولے کہ لگتا ہے کہ تم کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ کہہ کر حاجی صاحب گھر میں چلے آئے۔ ان کے ہاتھ میں وہی شاپر بھی موجود تھا۔ آج وہ اکیلے بھی نہ تھے، بلکہ ان کے ساتھ ایک اور مرد بھی موجود تھا۔ میری حالت ایسی ہو چکی تھی کہ جیسے میرا سارا خون خشک ہو چکا تھا اور روح بس پرواز کرنا ہی والی ہو۔ حاجی صاحب نے اپنی بات کا آغاز کیا اور مجھے اپنے آنے کی وجہ بیان کی، جسے سن کے میری جان نکل گئی تھی۔ حاجی صاحب نے میرے سامنے وہ شاپر رکھا اور بولے کہ تم خاموشی سے
मेरा मुतालबा मान जाओ या फिर मैं इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करूँगा। मैं ऐसी चीज़ों का आदी हूँ। मुझे अच्छे इंसान बिल्कुल मत समझना। मैं इसी लालच में तुम्हारा ख्याल रखता रहा हूँ और तुम पर पानी की तरह पैसा बहाया है। अब मैं अपना पैसा वसूल करना चाहता हूँ। मैंने हाजी साहब की बात पर खौफजदा नज़रों से इस शातिर को देखा, जिसमें इस रोज़ मैंने रस्सी और एक नुकीला चमकता हुआ चाकू और एक ब्लेड देखा था। मैं वो सामान देखकर खौफजदा हो गई थी और इस वक्त भी मेरा कुछ ऐसा ही हाल हो रहा था। मुझे अब समझ आ रहा था कि इस रोज़ हाजी साहब ने मुझे जानबूझकर वो सामान दिखाकर धमकाया था ताकि मैं इनसे डर कर रहूं। मेरा पूरा वजूद पसीने में नहा चुका था। सब देखकर मैं हाजी साहब का मुतालबा मानने पर मजबूर हो रही थी, मगर इससे पहले कि मैं हाँ कहती, घर का दरवाज़ा खुला और मेरे भाई और भाभियाँ घर में दाखिल हुए। मैं इन्हें देखकर एकदम जी उठी थी, जबकि हाजी साहब अचानक इन सबको सामने पाकर घबरा गए। उन्होंने जल्दी से वो शापर उठाकर छुपा लिया। मेरी भाभी ने मुझसे मिलते हुए बताया कि मेरे भाई दिन भर मसरूफ रहते हैं और वक्त नहीं निकाल पाते, इसलिए वो लोग रात को ही मुझे मिलने चले आए थे। इसी वक्त सबकी नज़र हाजी साहब और इनके साथ बैठे मर्द पर पड़ी थी। मेरे भाई रात के वक्त मेरे पास एक अनजान मर्द देखकर थक गए थे। मैंने अपने भाइयों को तारीफ किया कि ये वही हाजी साहब बख्श हैं जो मेरे महरूम शोर का रिश्ते में चचा लगते हैं, और अचानक आज रात के वक्त किसी मर्द के साथ वो क्यों आ गया, मैं नहीं जानती। मैंने हाजी साहब को नफरत भरी निगाह से देखकर बात बनाई थी। हाजी साहब के पास जो खतरनाक सामान देख चुकी थी, इस पर मेरा दिल डर गया था। मुझे खौफ महसूस हुआ कि अगर मैंने भाइयों को सच बता दिया तो शायद यहाँ बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा। मैं नुकसान के खौफ से खामोश रही और हाजी साहब भी चालाकी का मुजाहरा करते हुए वहाँ से अपने दोस्त को लेकर चले गए, मगर जाते जाते मुझे आस्तिकी से धमकाया कि मैं अपनी ज़ुबान बंद रखूं, वरना अच्छा नहीं होगा। हाजी साहब की जाते ही मैं बड़ी भाभी के गले रखकर बुरी तरह रोने लगी। मेरा वजूद खौफ से कांप रहा था। सब मेरी इस हालत पर बड़े परेशान हो गए। बड़ी भाभी ने मुझसे सवाल किया कि हाजी साहब रात के वक्त मेरे घर क्यों आए थे। इस सवाल पर मुझे हाजी साहब की बताई तफसील याद आ गई। हाजी साहब ने मुझे बताया कि मेरे शोहर की अपने आबाई गांव में अच्छी खासी ज़मीन है। अब हमारा मुलाजिम इन ज़मीनों को संभालते हैं, मगर मैं इन बातों से बेखबर थी। पहले मेरे शोहर अपनी ज़िंदगी में ये सब खुद संभालते थे। हाजी साहब मेरे शोहर के पास आपस में सगे चचा ज़ाद भाई थे। दोनों को अपने अपने बापों से ज़मीन का हिस्सा मिल चुका था, मगर मेरे ससुर की इकलौती औलाद होने की वजह से सारी ज़मीन मेरे शोहर को मिल गई थी, जबकि हाजी साहब 4 भाई थे। हर भाई के पास ज़मीन का एक छोटा सा हिस्सा हो गया था। हाजी साहब मेरे ससुर के रज़ाई भाई भी थे। इस बात को लेकर अब कुछ अर्सा पहले मेरे शोहर के सर पर सवार हो गए थे। वो एक गुंडा टाइप आदमी थे। वो मेरे शोहर मारने की धमकियां देते थे। वो ज़मीन का आधा हिस्सा हाजी साहब के नाम करते, जबकि मेरे शोहर ऐसा करने को बिल्कुल तैयार न थे। ये ज़मीन जायदाद मेरे शोहर की विरासत थी। मेरे शोहर इसी वजह से शदीद परेशानी का शिकार रहे। तबीयत बिगड़ने पर खामोशी से वसीयत तैयार कर ली, जिसके मुताबिक इनके बाद इनकी जायदाद मेरे नाम हो जानी थी। हाजी साहब को ये बात मेरी इद्दत के दौरान पता चल गई थी। तब से वो मुझे दबाने की कोशिश कर रहे थे। वो मेरे शोहर के वकील को भी अपने साथ मिला लिया था। मैं वसीयत और जायदाद से इंजाम थी। आज हाजी साहब ने मुझे वो खतरनाक सामान दिखाकर यही धमकी दी थी कि मैं जायदाद के सब कागजात पर साइन कर दूँ, वरना आज रात वो मेरी जान ले लेंगे। वो जानते थे कि मैं कमज़ोर लड़की हूँ, डर कर मान जाऊँगी। मैं वाकई मान जाने वाली थी, मगर अल्लाह ताला ने मदद के तौर पर मेरे भाइयों को भेज दिया था। मेरे भाई ये सब जानकर शर्मिंदा हो गए। अब मैं अपने भाइयों के साथ रहती हूँ। मेरा घर किराए पर लग चुका है और ज़मीनों का काम मेरे भाई संभालते हैं। हाजी साहब को मेरी भाभी के भाई ने सीधा कर दिया, क्योंकि वो एक पुलिस अफसर थे। मुझे आज तक अफसोस है कि काश मैं अपने शोहर की परेशानी जान लेती तो शायद वो अपना बोझ मेरे साथ बांट कर सुकून से मर जाता, या फिर मैं भाई भी के भाई से तब कहकर मामला संभाल लेती, मगर अल्लाह ताला को यही मंजूर था।